नमस्कार और आदाब। आज सनीचर है, अगस्त की 5 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। सूरीनाम से पोस्पार बैंक SPSB बैंक के जो मुकदमा है ये जारी हुआ है और इसमें रेख्तर करामत आली को कहा गया है कि यह मुकदमा वो जारी नहीं कर सकते हैं। अब इनके अंतर्गत में इनके निर्देशन में यह मुकदमा जारी नहीं होगा। राजस्लीदन वकील और भी फरदाख्तन जो है ये सब एक व्राकिंग्स फरशुक की यह मांग किए थे रेख्तर के ख़िलाफ़ और इस पर हॉफन युस्टित्सी सहमत हुए हैं। ये कहा है कि यह व्राकिंग जो है ये जायज़ है। पहले से लोग कहे हैं कि जो रेख्तर है ये ओपलक पार्टई रखे दिखाए हैं, मतलब ये है कि ये खुले आम तरफदारी किए हैं, इसलिए यह व्राकिंग्स फरशुक जो है फरदाख्तन और भी जो राजस्लीदन है वकील है इन लोगों के तरफ से ये इन दिन हुआ था। ये जो वकील है ये सब इसके ख़िलाफ़ ओखर बरूप में भी गए हैं और अब इनके फ़ायदे में ये फ़ैसला सुनाया गया है हॉफन युस्टित्सी के ज़रिए। फरदाख्तन जो है ये मुकदमा में SPSB साक में इसमें वकील है इन लोगों का मुरविन दुबोआ, बनीतो पेक, रिशार्ड चॉन आयू, राउल लोबो और नाइला फंडेक के साथ में खुनो कास्तलन। हॉफन युस्टित्सी जो है ये फ़ैसला लिए है कि कंटोन रेख्तर जो है ये मुकदमा जारी करेगा, लेकिन इसमें कंटोन रेख्तर करामत आली नहीं रहेगा, कोई और कंटोन रेख्तर है। यह मुकदमा जो है 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजे जारी होगा। सूरीनाम से पोस्पार बैंक SPSB का ये जो स्त्रफ साक है इसमें फरदाख्तन जो है जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है ये है गिनमर्दो क्रोमोसूतो, गार्डलितो हेवाकी, ब्रायन जर्गन्स, रॉबर्ट पटर, जॉय टेनबर्ग और वंटली सार्जो। पटर और टेनबर्ग और सार्जो जो है मुकदमा के जब बहंदलिंग हो रहा था तो वहाँ पर मौजूद नहीं था। 26 अप्रैल से हम आपको बता दें कि फरदाख्तन जो है जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है इन लोगों को शक था कि ईमानदारी के साथ जज इस मुकदमा में फ़ैसला नहीं सुनाएगा, क्योंकि पहला सेटिंग पर यह कहा गया था कि कुछ ही समय के अंदर इसमें मुकदमा के ये जो फ़ैसला है सुनाया जाएगा। यह मुकदमा जो है इसमें 6 दिल दोषीस है और हज़ारों पन्ना का उंदलहन बलास्तन मटेरियल है, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता है कि खोजबीन करने के बाद 5 महीने के अंदर यह मुकदमा में फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसलिए वकील और भी फरदाख्तन ये सब सहमत नहीं थे और ये व्राकिंग्स फरशुक इन दिन किए थे। और ये eerste zittingsdag पर रेख्तर जो है वकील ये कह दिए थे कि नवंबर 2023 में वो फ़ैसला सुनाने वाले थे। अक्टूबर में ये मुकदमा जारी होगा और इसके बारे में और जानकारी आपको दिया जाएगा। बीते हुए बुध अगस्त के 2 तारीख एक regeringsvergadering में फ़ैसला लिया गया है कि waarnemend procureur-generaal मेस्टर गार्सिया पाराक्सिन को प्रोक्यूरर-generaal जो है PG ठहराने के वास्ते ऑफिशियल इस पदवी में इनके बनुमिंग होगा। अब पॉलिटिकल पार्टी जो PL कॉम्बिनाजी के साथ सरकार में बैठक लेते हैं, सरकार का हिस्सा है, ये सब इस regeringsvergadering जो फ़ैसला जब लिया गया है तो वहाँ पर मौजूद नहीं था। वैसे ये regeringsvergadering में विस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रंसवेक जो आबोप का voorzitter मौजूद नहीं था, लेकिन जो मिनिस्टर्स था आबोप PL कॉम्बिनाजी का, जब ये लास्ट अजेंडा पुंट था PG के बनुमिंग के सिलसिले में जब बहंदलिंग में लिया गया है तो ये सब प्रेसिडेंट से इजाज़त लिए है vergadering को छोड़कर जाने के लिए। waarnemend procureur-generaal गार्सिया पाराक्सिन जो है इनका बनुमिंग डेफिनिटिव बनुमिंग होगा। इस पदवी पर इनको डेफिनिटिव बैठाया जाएगा। ये बुध को ये regeringsvergadering में यह फ़ैसला लिया गया है कि गार्सिया पाराक्सिन जो 13 अप्रैल 2021 से waarneming में यहाँ पर बैठक लेते थे, इनका ऑफिशियल बनुमिंग करने को। अब तक गार्सिया पाराक्सिन ये एडवोकेट जनरल था। 37 साल का तजुर्बा है ओपनबार मिनिस्ट्री के पास। 37 साल से वो काम यहाँ पर किए हैं ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ और
दिसंबर 2014 से यह एडवोकेट जनरल ठहराया गया था। यह बनूमिंग जो है प्रेसिडेंट संतोखी ने कहा है कि ये ग्रondwet की जो प्रोसीड्यूर है इसके आधार पर हुआ है और पॉजिटिव एडवाइस मिला है होफ van Justitie के तरफ से। अगस्त के 10 तारीख bekrachtiging के बाद beëdiging और इंस्टॉलेशन नया PG Garcia Parag का होगा। अमनेस्टी वेट जिसके बारे में कई दिनों से चर्चा हो रहा है, आपको पता है कि पिछले सरकार जो है यह अमनेस्टी वेट में कुछ बदलाव लाए थे और ये पास हुआ था। यह अमनेस्टी वेट का तुत्सिंग के लिए मांग हुआ था। ये तुत्सिंग जो है हो नहीं पाया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ को ये तुत्सिंग करना है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ तब नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ के बैठाने के बाद ये तुत्सिंग अब हो चुका है। एडवोकेट शांति श्वेम्बर जो है ये काफ़ी खुश है यह फैसला से जो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ लिए है और जिस तरीका से यह फैसला किस आधार पर लिया गया है। ये अमनेस्टी वेट नीतक फरक्लार किया गया है, खारिज किया गया है। ये तुत्सिंग जो है अमनेस्टी वेट 1989 का इसका behandeling हुआ है और voorzitter ग्लोरिया स्टेरलिंग जो ओपनबार सिटिंग इनके निर्देशन में हुआ है। यह सिटिंग पर ये voorzitter जो थी मिस्टर ग्लोरिया स्टेरलिंग जो है ये कहा है कि यह अमनेस्टी वेट जो है grondwet के खिलाफ है और कुछ भी इंटरनेशनल verdragen जैसे अमेरिकान्स verdrag voor de rechten van de mens, internationaal verdrag inzake burger en politieke rechten, इन तमाम verdragen और भी grondwet सूरीनाम देश के grondwet के खिलाफ है। मिस्टर श्वेम्बर जो है ये कहते हैं कि mensenrechten schendingen जो हुआ है मतलब अन्याय इंसानों के खिलाफ जो हुआ है ये कभी कम या ख़त्म या खारिज नहीं होता है, ये फरियाद नहीं होते हैं। और ये भी कहा गया है कि यह फैसला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ का इससे बहुत से ऐसे लोगों पर और चीज़ों पर असर होगा। मिस्टर श्वेम्बर ये भी कहा है कि वो मानते हैं सरकार जो है खोजबीन करवाएंगे जो mensenrechten schendingen हुआ है बिnnenlandse oorlog के समय, इस पर फिर से दोबारा खोजबीन करने के वास्ते ये खोजबीन होगा। सरकार अगर ऐसा नहीं करेगा तो नाबस्तांदन जो मतलब जिनके परिवार ये बिnnenlandse oorlog में मारे गए हैं mensenrechten organisaties जो है ये सब होफ van Justitie के पास जा सकते हैं न्याय के वास्ते। ये 1992 से अमनेस्टी वेट जो है ये लागू है और ये अमनेस्टी वेट जो है अनेक strafbare feiten के लिए मतलब जो लोग बेकानूनी काम किए हैं, गलत काम किए हैं, इन लोगों को ये अमनेस्टी वेट जो है ये रिहा करती है, मतलब इन लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगा। और ये strafbare feiten जो अब तक हुआ है और जिनके लिए लोगों को अमनेस्टी दिया गया है periode 1 januari 1985 से लेकर 20 augustus 92 तक, अब इस पर फिर से खोजबीन हो सकता है। ये कुछ strafbare feiten की बात हो रही है बिnnenlandse oorlog के समय और जैसे बहुत से लोगों को पता है कि इस वक्त काफ़ी से प्रेसिडेंट रोनी ब्रुन्सविक का नाम ख़ास तौर पर लिया जाता है क्योंकि उस वक्त वो बिnnenlandse oorlog जब होता था तो जंगल कमांडो का ये voorzitter था और उस वक्त भी नेशनल लेगर के तरफ से देसी बौद्धश के साथ ये जंग हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ जो है ये भी कहा है कि जिन लोगों को अमनेस्टी मिला है strafvervolging नहीं हुआ है, यह strafvervolging जो है फिर से हो सकता है, इन लोगों पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है और ये है misdrijven के लिए tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven और genocide के वास्ते। लोगों को भी इस बात से गौर करना चाहिए, लोगों के भावनाओं के साथ इन लोगों के gevoelens पर गौर करना भी बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को अमनेस्टी दिया गया है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना ही लोगों के और ना ही ऑर्गेनाइजेशंस के gevoelens यानी भावनाओं पर गौर किया गया है। ये अब कोई जो ये मुकदमा चल रहा था और किसी को अमनेस्टी मिला है, इसका मतलब ये है कि इसमें रुकावट डाला गया है और भी ये इनमेंगिंग है, मतलब दखल अंदाजी करना है एक मुकदमा में। तो onderzoek और vervolging strafbare feiten का ये फिर से हो सकता है periode 85 से लेकर 20 augustus 2092 तक, जब ये कहा गया है कि यह अमनेस्टी वेट अब नीतक है, इसका तुत्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ ने किए हैं।
मिलोस होलीरन जो है मिलोस होल के जो लेरलिंगन है ये सब अपना एग्जाम्स किए हैं और अर्चलाह भी आ चुका है। हम आपको बता दें कि इस साल स्लागिंग्स परसेंटाज सबसे ज़्यादा सबसे ऊंचा स्लागिंग्स परसेंटाज जो है ये इलाका मारोवेन में है। इस इलाका में 230 leerlingen भाग लिए हैं ये एग्जाम्स में और 194 लोग एक ही दम यानी डायरेक्ट ये सब पास हुए हैं और ये है 84,3%. ब्रोकोपोंडो में slagingspercentage है 26,4%, ये काफ़ी कम है और साथ में निकेरी में 68,4% है। कोमोवेना और वानी का जो है इस साल slagingspercentage इन दोनों इलाकाओं में ये निकेरी से और ऊंचा है। पिछले कई सालों से निकेरी में सबसे ज़्यादा खसलाहदन थे, नहीं पता है कारण क्या है, क्यों इस साल ये पहले से और कम है, इस पर भी खोजबीन ज़रूर होगा। Landelijk देश भर में 5,290 5,290 leerlingen जो है ये सब मिलो एंड एग्जाम्स में हिस्सा लिए हैं और 3,204 3,204 leerlingen जो है तुरंत पास हुए हैं और 1,291 को herkansing मिला है, इन लोगों को हेर एग्जाम्स करना है। पिछले साल स्लागिंग्स परसेंटाज इस साल से और ज़्यादा था और जैसे हम आपको बता चुके हैं लोग उम्मीद करते हैं कि हेर एग्जाम्स के बाद ये स्लागिंग्स परसेंटाज और ज़्यादा होगा, लेकिन इस पर ज़रूर गौर किया जाएगा और खोजबीन होगा क्यों ये स्लागिंग्स परसेंटाज इस साल और कम है पिछले सालों से। मिनिस्टर स्टैनली रघुपाल सिंह फिनेंशियल एंड प्लानिंग का मिनिस्टर जो है 20 जुलाई की 27 तारीख एक कमेसी एफालिवासी बेते हुए ठहराए है। ये कमेसी जो है ये जोड़े हैं इस बात से कि 1 januari 2023 से ये जो बेते हुए है belasting wet belasting toegevoegde waarde ये लागू है, इनका इन वर्किंग ट्रेडिंग हुआ है और ये कमेसी ठहराया गया है जो इम्प्लीमेंटाची मॉनिटरिंग और एफालिवाची या नया belasting wet का इन लोगों का एक एफालिवाची करना है। ये कमेसी में लोग बैठक लेते हैं bedrijfsleven का, vakbeweging का, de centrale landse accountantsdienst, federatie van belastingadviseurs और भी सरकार के लोग इसमें हिस्सा बैठक लेते हैं। ये कमेसी 6 महीने के लिए ठहराया गया है और इनको एक eindverslag पेश करना है मिनिस्टर फिनेंशियल एंड प्लानिंग का और उसके बाद मिनिस्टर जो है ये eindverslag पंचघर में पेश करेगा, वहाँ पर इसके बारे में डिस्कसी गुफ्तगू करने के लिए। एक ख़ास शख्स एक ख़ास इंसान 96 बरस के उम्र में इनका वफ़ात हुए है बीते हुए हफ्ता, ये है अगस्त के 2 तारीख और ये है मेस्टर डॉक्टर अंद्रे साहिबलाल। मेस्टर डॉक्टर अंद्रे जयनंदन साहिबलाल के वफ़ात हुए हैं। यह rechtsgeleerde था, बहुत से लोग इनसे सीख पाए हैं यूरिडिस फ्लग पर, यूरिडिस क्षेत्र पर और बहुत से लोगों को ये यूरिडिस क्षेत्र पर मतलब बहुत से चीज़ें सिखाई हैं। और साथ में हम आपको बता दें कि मेसर साहिबलाल जो है ये ख़ास तौर पर burgerlijk wetboek van Suriname ये bewerkte vorm में 2016 में ये पब्लिशेर किए हैं। इस साल में पेशतर डेकान van de faculteit der juridische wetenschappen की तरफ से वंदा बेचन फेराई की तरफ से इनको एर डॉक्टरात दिया गया है और 150 jaar हिंदुस्तान से इमिग्रासी के मौके पर ये यूबिलियम बुक लोग इनको देने वाले थे, लेकिन पता चला है कि ऐसा नहीं हो पाए है। ये जो बुक है ये किताब जो है ये इनकी बेटी को दिया गया है। मेसर साहिबलाल पेशतर भी डायरेक्टर था Ministerie van Justitie en Politie पर और भी hoofddocent था burgerlijk recht aan de Universiteit van Suriname का। मेस्टर अंद्रे जयनंदन साहिबलाल 96 बरस की उम्र में इनके वफ़ात हुए हैं और इनके तदफीन जो है ये सरकारी सम्मान स्टाट्स एयर के साथ होगा आने वाले हफ्ता। 8 दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस इस हफ्ता भी जारी हुआ है और इस 8 दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस में फर्दाख्तन जो थे डेसरे डेलानो बाउदर्शे, बेनी ब्रोंडेनस्टेन, एरन्स खेफरी, इवान डेक्सेल और स्टेफानस डेंडू जो है ये 5 लोग जो है सभी फ्रेस्प्राक का मांग किए हैं। ये बहंतलिंग होकर बरूप में हो रहा है और धीरे धीरे अंत दिखाई दे रहा है एंड इन सिखते ये कहा गया है।
प्लानिंग के मुताबिक ये कहा गया है कि मुमकिन इस साल दिसंबर महीना में यह मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, यह स्ट्रफ प्रोसेस जो है ख़त्म किया जाएगा। राजमान वकील इरविन कन्हाई जो है अपने सभी क्लियंटन के वास्ते जो फरदाख्तन है इस स्ट्रफ साक में, ये सभी के तरफ से ये 5 स्ट्रफ साकन में डुप्लिक प्लेदोई ये किए हैं और कन्हाई ने कहे हैं कि यहाँ पर कोई फोर बदख्त इरादे की बात नहीं था, मतलब जानबूझ के पूरे तैयारी के साथ लोगों का कत्ल हुआ है, ये ऐसा नहीं है। ये मुकदमा में जो फरदाख्तन है ये अपनी तरफ से बात किए हैं, आखिरी बार बात किए हैं और सभी अपने लिए फ्रेश प्राक का मांग किए हैं और कहे हैं कि ये सब बेगुनाह है। ये जो प्रोसेस है ये फंक्शनल प्रेसिडेंट जो है ऑनदरशुक के बाद ये 5 तरफ साकन में रेसेस पीरियड के बाद इस साल का ये कैलेंडर ईयर के अंत होने से पहले एक दिन तारीख तय होगा कब ये मुकदमा ये ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद फौनस जो है सुनाया जाएगा। और जब ये होगा ये फौनस सुनाया जाएगा तो ये जो फरदाख्तन है इन लोगों को सिटिंग पर आना ज़रूरी है, इन लोगों को सिटिंग पर बुलाया जाएगा। जिस बारे में इस वक्त काफ़ी चर्चा हो रहा है यह है बेंजीन प्राइसन। इस हफ्ता में 2 बार फरोख्त आ चुके हैं बेंजीन प्राइसन का। आज रात 12 बजे से फिर से एक फरोख्त आई है और ये दूसरा फरोख्त है इस हफ्ता के वास्ते। सोल के पास ऑनलाइन का प्राइस जो 45 SRD 13 था, नया प्राइस है 47 SRD 53 और गोटू के पास पुराना प्राइस 45 SRD 3 सेंट था, ये अब 45 SRD 98 सेंट हो गया है। सोल के पास डीजल का प्राइस अब है 41 SRD 28 और गोटू का दाम है 39 SRD 37। ये प्राइसन के बारे में जनता काफ़ी आवाज़ उठाई है और शिकायत पेश किए हैं कि लोग काफ़ी मुश्किलात में पड़ गए हैं और बहुत से लोग जो है ये खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ये जो दाम है प्राइस का बेंजीन प्राइसन का इसमें 5% बेटे हुए है और सरकार के लिए 3 SRD 5 तक गवर्नमेंट देख है। तो ये तेल का दाम जो है ये ऊंचा हुआ है, बढ़ाया गया है। आप इससे वाकिफ़ रहे और आपको ये पता होना चाहिए अगर आप तेल भरवाते हैं, गाड़ी आप हाँकते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमी से साकन जो है लोगों को चेतावनी दिए है जो लोग आलू और प्याज जो है महंगा दाम में बेचते हैं। प्राइस बताया गया है, दाम बताया गया है, मैक्सिमम प्राइस जो ये है ओयन के वास्ते और आर्दापलन और ओयन आलू और प्याज के वास्ते, आलू के लिए 46 SRD 80 और प्याज के वास्ते 71 SRD 20 में लोग बेच सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर बेचा जाएगा तो लोगों को बुत हो सकता है। अगर जनता को ये पता है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा में या आलू प्याज कहीं पर बेचा जाता है तो आप इकोनॉमी से साकन को तार कर सकते हैं और ये शिकायत आप पेश कर सकते हैं। 49 तार का नंबर है 1940 है। इकोनॉमी से कंट्रोल दिन्स के ये तार का नंबर। अगर आपको पता चले कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा महंगा में सामान बेचते हैं, ख़ास तौर पर बासस खुदरन जो है, तो इसके लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं इकोनॉमी से कंट्रोल दिन्स के पास। यह आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।